हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वच्छ भारत, जो कि आपका वैक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका पहला टॉपिक देखते हैं। तो टॉपिक है गांधीयन फिलोसफी ऑफ क्लीननेस। मतलब गांधी जी की क्या फिलोसफी थी क्लीननेस को लेकर। आप सबको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जो कि गांधी जी की फिलोसफी पे बेस्ड है। तो देखो, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो महात्मा गांधी की फिलोसफी पे बेस्ड है। जो महात्मा गांधी जो थे, वो सैनिटेशन और क्लीननेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इवन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा। तो क्या उनके डायमेंशंस थे? उनके कई सारे डायमेंशंस थे फॉर अ क्लीननेस। तो सबसे पहला था फिजिकल क्लीननेस। फिजिकल क्लीननेस का मतलब क्या था कि आपकी पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए और आपकी जो इमीडिएट सराउंडिंग होनी चाहिए वो क्लीन होनी चाहिए, जैसे आपका घर, आपका पब्लिक स्पेस। और गांधी जी बोलते थे कि अगर पुअर सैनिटेशन होगी ना, तो इससे बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लीननेस इज नेक्स्ट टू द गॉड लाइन। देन द स्पिरिचुअल और द मॉरल प्योरिटी। मतलब क्लीननेस सिर्फ का मतलब ये सिर्फ ये नहीं था कि आपके जो चारों तरफ है वो आप सफाई कर लो। ठीक है, क्लीननेस का मतलब गांधी जी का ये भी था कि आपका जो इनर करेक्टर है वो प्योर होना चाहिए, आपके थॉट, आपके एक्शन प्योर होने चाहिए। क्लीन बॉडी और एनवायरमेंट जरूरी होते हैं एक क्लीन कॉन्शियसनेस के लिए। ठीक है, तो मतलब सेल्फ डिसिप्लिन इंसान के अंदर होना चाहिए। देन डिग्निटी ऑफ लेबर। गांधी जी का मानना था कि अगर सब लोग अपना जो वेस्ट है वो खुद से क्लीन करेंगे, तो ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है वो खत्म होगी और जो लेबर है उसके लिए सबके मन में सम्मान बढ़ेगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्म। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। गांधी जी ये मानते थे कि जो क्लीननेस है वो सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, बल्कि इसमें हर एक सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इट शुड बी अ जन आंदोलन। तो स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस की यहाँ इन्होंने बात करी है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च, मिशन एंड कॉसेस। आपके PYQs में कॉसेस बिहाइंड द लॉन्च जो था वो ये टॉपिक देखा गया है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च, मिशन एंड कॉसेस के अंदर मिशन एंड कॉसेस। ठीक है, तो देखो, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था महात्मा गांधी की 145th एनिवर्सरी पे। ठीक है, ये नेशन वाइड कैंपेन था जिसका एम था क्लीन इंडिया को अचीव करना। अब इसके ना कुछ एक्सपेक्ट थे। तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बनाना था 2 अक्टूबर 2019 तक। ठीक है, मतलब 5 साल में ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया को बनाना था। और एक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को स्टैब्लिश करना था। अब की कॉसेस क्या थे, क्यों लॉन्च किया गया? इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि रूरल सैनिटेशन कवरेज बहुत ही कम था, सिर्फ 39% था। और अप्रॉक्स 55 करोड़ पीपल जो थे रूरल एरिया में वो ओपन डिफिकेशन कर रहे थे, मतलब खुले में शौच कर रहे थे। इसलिए सोशल कॉसेस क्या थे कि देखो, सेफ्टी और डिग्निटी जो थी वुमेन्स की और चिल्ड्रन की वो भी होनी चाहिए, लेकिन ओपन डिफिकेशन की वजह से वो हैम्पर हो रही थी और इसकी वजह से रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क था और प्राइवेसी भी नहीं मिल रही थी ओपन डिफिकेशन की वजह से। ठीक है, देन हेल्थ एंड इकोनॉमिक कॉसेस। अब क्या हो रहा था कि जब ओपन डिफिकेशन हो रही थी, इसकी वजह से बहुत सारे वाटर बॉर्न डिसीजेस बढ़ रहे थे, डायरिया, क्लोरिया। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि पब्लिक हेल्थ जो थी वो रिड्यूस हो रही थी और बहुत ज़्यादा लोगों को बीमारियां हो रही थी। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए भी ये स्वच्छ भारत अभियान हमारा लेके आया गया था। सो नेक्स्ट एंड शिफ्ट इन अप्रोच। मतलब पहले जितने भी मिशन थे वो सप्लाई ड्रिवन अप्रोच थे, बट अब जो स्वच्छ भारत था वो डिमांड ड्रिवन अप्रोच था। इसका एम था कि लोगों के बिहेवियर को चेंज करना और मास मूवमेंट के थ्रू। मतलब बिहेवियर तो चेंज करना है लेकिन जन आंदोलन के थ्रू। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अंडर दिस इज नोडल मिनिस्ट्री एंड एजेंसी। ये जो मिशन था ना वो 2 सेपरेट मिनिस्ट्री जो थी वो मैनेज कर रही थी। और क्योंकि रूरल और अर्बन एरिया में अलग अलग मिनिस्ट्री इसको मैनेज कर रही थी। सबसे पहले था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। यहाँ पे क्या था, नोडल मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो थी वो रूरल एरिया में मैनेज कर रही थी। इसका फोकस था रूरल एरिया के अंदर इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनवाना, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना। ठीक है, इसके अलावा था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। अर्बन जो था उसको मैनेज करा जा रहा था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और ये अर्बन एरिया में फोकस कर रहा था। इसका एम था कि कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कराना और कॉम्प्रिहेंसिव म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइजीन, सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। देखो, हाइजीन का मतलब क्या है? हाइजीन का मतलब है कि आपकी जो पर्सनल प्रैक्टिसेस है, लाइक हैंड वॉश करो साबुन से खाने से पहले और डेफिकेशन के बाद। ठीक है, सेफ हैंडलिंग ऑफ द फूड, मेंसुरेशन, हाइजीन मैनेजमेंट, ये सब हाइजीन के अंदर आता था।
ठीक है। देन सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब क्या होता है? सैनिटेशन का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ कंडीशन, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वेस्ट डिस्पोजल, ओपन डिफिकेशन फ्री एनवायरनमेंट। और इसका प्राइमरी फोकस जो था ना स्वच्छ भारत अभियान का फॉर द सैनिटेशन इज ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस मिले विलेजेस में। ठीक है, बाहर कोई भी ऐसे वॉशरूम के लिए ना जाए, सब अंदर ही जाए। ठीक है। देन सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का क्या था? देखो, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि मियरली वेस्ट कलेक्शन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मतलब पहले तो क्या होता था कि सिर्फ ऐसी वेस्ट कलेक्ट हो जाता था, लेकिन अब क्या था कि ऐसे वेस्ट नहीं कलेक्ट होगा, साइंटिफिकली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अप्लाई किया जाएगा। मतलब जब वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं तभी उसको सेपरेट कर लो वेट और ड्राई वेस्ट में, देन उसको प्रोसेस करो, डिस्पोज करो। डिस्पोज कैसे? जैसे कंपोजिट करना, रिसाइकलिंग, वेस्ट टू द एनर्जी। ठीक है। देन डिफरेंट फेज ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान एंड इज एवोल्यूशन। डिफरेंट, देखो स्वच्छ भारत अभियान ना कई सारे फेजेस में लेके आया गया था, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से फेजेस थे, फिर क्या क्या अचीवमेंट हमने उसमें करी है, कौन कौन से फेजेस में क्या क्या हमने अचीव करा है। ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान को दो मेजर फेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है। पहला था फेज 1 जो 2014 से 19 तक चला था। यहाँ इसका एम था ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब गोल था कि कोई भी बाहर जो है वॉशरूम के लिए ना जाए, कंट्री के अंदर सबके पास अपने वॉशरूम हो और सब अंदर ही जाए। ठीक है। अचीवमेंट क्या था? बाय 2019 तक 10 करोड़ इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड में वॉशरूम बना दिए गए थे। ठीक है। एंड जितने भी विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स थे उनको डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है। ये जो फेज था ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया एज अ लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज प्रोग्राम। देन वी हैव द सेकेंड फेज जो 2020 से 25 तक चला था। यहाँ इसका एम था टू सस्टेन द ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस एंड इंश्योर द विलेज बिकम ओपन डेफिकेशन प्लस। मतलब जो पहला वाला स्टेटस था उसको तो कंटिन्यू करना ही है, उसके अलावा जो ओडीएफ प्लस वाली चीज़ें थी वो भी इसके अंदर लेके आना था। ठीक है। ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी मतलब जो हमने टॉयलेट पहले बनवाए थे उन्हें प्रॉपर यूज़ और मेंटेन करना। एंड ओडीएफ प्लस के अंदर क्या था? देखो, ओडीएफ स्टेटस और ओडीएफ प्लस के अंदर ये डिफरेंस था कि ओडीएफ प्लस के अंदर ओडीएफ वाली चीज़ें तो सारी थी, इसके अलावा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी था, मतलब एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना वेस्ट को हैंडल करने के लिए। नाउ लेट अंडरस्टैंड कि क्या क्या हुआ है, मतलब हम कितना अचीव कर पाए। तो देखो अचीवमेंट क्या थे, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है डायरिया डिसीजेस में, इकोनॉमिक सेविंग हुई है हाउस होल्ड की, क्योंकि अब देखो डिसीजेस नहीं हो रहे थे तो हेल्थ कॉस्ट नहीं आ रही थी। ठीक है। और सेफ्टी और डिग्निटी वुमेन्स की प्रमोट हुई है। ठीक है। अब लिमिटेशन और चैलेंजेस क्या थे? लिमिटेशन ये थे कि ओपन डेफिकेशन फ्री का जो स्टेटस था उसको बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके अलावा प्रॉपर वाटर एबिलिटी नहीं थी टॉयलेट में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। अब वॉशरूम जा रहे हो, वो पानी नहीं है तो कैसे ही करोगे। ठीक है। और चैलेंजेस ये अप स्केल हो रहा था, मतलब जब साइंटिफिक जो सॉलिड और जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया। जब हमारा जो ये वेस्ट था वो बढ़ता गया, मतलब जब स्टार्टिंग में थोड़ा वेस्ट था तो प्रॉपर हो रहा था साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बट जब ये बढ़ गया तब उस टाइम पे इसको मैनेज करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ स्वच्छग्रही। देखो, स्वच्छग्रही का मतलब होता है क्लीननेस चैंपियन। ये एक फुट सोल्जर होता है जो मोस्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्सेज था स्वच्छ भारत मिशन के लिए। ये डायरेक्टली जो बिहेवियरल चेंज है उसको एड्रेस करता है। अब देखो, गवर्नमेंट सिर्फ पैसा दे सकती है, लेकिन आपने टॉयलेट मूवी भी देखी होगी, वहाँ पे उसमें दिखाया था कि किस तरीके से लोगों ने इसको अपने कल्चर से जोड़ लिया है ओपन डेफिकेशन को। तो उस बिहेवियर को चेंज करना तो गवर्नमेंट घर घर जाके नहीं बात कर सकती, तो उसके लिए सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्वच्छग्रही जो था उसका रोल बहुत ही ज़रूरी था यहाँ पे फॉर द बिहेवियर चेंज। अब स्वच्छग्रही कौन होता है? तो देखो, ये ग्रास रूट लेवल का वॉलेंटियर होते हैं। ठीक है। और ये लोकल कम्युनिटी से लिए जाते हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर या आशा, रिटायर्ड पर्सनल, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं इस मिशन के लिए। ठीक है। और ये गांधी जी के सत्याग्रह से इंस्पायर्ड होकर इस टर्म को लाया गया था। अब इनका रोल क्या होता है? तो रोल जो था आपका पीवाईक्यू में भी आया है, तो इसे अच्छे से समझना। इनका रोल होता है सबसे पहले बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन लेकर आना और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। कैसे? कम्युनिटी को ट्रिगर करना, मतलब वो जाएंगे और ये बात कहेंगे कि अगर आप ओपन डेफिकेशन कर रहे हो तो मतलब बड़ी शेम की बात है, और ये तो मतलब बड़ी बड़ी बहुत शेम की बात है, आपको शेम फील करना चाहिए। तो इस तरीके से लोगों के माइंड सेट में चेंज लेकर आना इनका पहला काम था।
देन फैसिलिटिंग अ डिमांड, मतलब हाउस होल्ड विजिट करना, फैमिलीज को काउंसल करना और उनको इंकरेज करना कि वो घर में टॉयलेट बनाए, उनके सामने ये चीज़ लेके आना कि डिग्निटी, हेल्थ और सेफ्टी वाले कॉन्सेप्ट लेके आना है कि अगर आपके बच्चे या आपकी वुमेन्स बाहर जाएंगी फॉर अ वॉशरूम तो उसके लिए उनकी हेल्थ, उनकी डिग्निटी, उनकी सेफ्टी का भी सवाल है। देन सस्टेनिंग ओडीएफ, मतलब ओडीएफ स्टेटस एक बार अचीव हो गया लेकिन उसको कंटिन्यू रखना। कंटिन्यू कैसे रखा जाएगा, अगर मतलब एक बार वॉशरूम तो बन गए लेकिन सब उन्हें यूज भी करें ना कंटिन्यूसली, तो उस चीज़ को कंटिन्यू रखने का काम भी इन्हीं का था, ठीक है। और प्रमोट करना प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो थी विलेज की वो भी उन्हें देखना था। देन ब्रिज द गैप, देखो ये ना एक तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम और लोगों की जो विलिंगनेस है वो नई प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने की, उनके बीच में जो था ब्रिज का काम करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम तो लेके आ सकती है बट लोग जो है उस स्कीम को अपनाएं वो भी तो ज़रूरी है ना। और लोग जो थे इस चीज़ को इतना कल्चरली जोड़ चुके थे, एक मतलब स्टिग्मा बन गया था कि नहीं अगर वॉशरूम घर पे होगा तो वो चीज़ ख़राब होती है, वो तो बहुत गलत होता है, तो उस चीज़ को बदलने का इन्होंने काम किया, ठीक है। नाउ वी हैव द सेकेंड यूनिट, स्वच्छ भारत रूरल एंड अर्बन विजिट, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या थे, पहला टॉपिक है इसके अंदर इंडिकेटर ऑफ स्वच्छ भारत, द ट्रांजिशन फ्रॉम ओडीएफ टू द सस्टेनेबिलिटी। देखो स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च हुआ था 2014 में, उसको हम मीजर कर सकते हैं प्रोग्रेसिवली सेट ऑफ इंडिकेटर से, मतलब गवर्नमेंट ने कई सारे इंडिकेटर सेट किए हैं इसकी प्रोग्रेस को मीजर करने के लिए। तो सबसे पहला था फेज वन जो 2014 टू 19 चला था, इसका गोल था ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है। मतलब किसी भी टाइम, दिन के रात के किसी भी टाइम कोई भी पर्सन जो है वो बाहर ऐसे वॉशरूम या के लिए जाता हुआ ना दिखे, ठीक है। और ये अक्टूबर 2019 में सारे विलेजेस और सिटीज़ ने अचीव कर लिया था। देन फेज सेकेंड जो था वो 2020 से 25-26 तक चलना था। इसका एम था सस्टेनेबिलिटी एंड साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ फोकस किया गया मैनेज करने के लिए सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट, ठीक है, और कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट मेंटेन करने के लिए। अब ये चीज़ ना चल रही है, अभी ये अचीव नहीं हुआ है। इसके अंदर कई सारे स्टेटस थे, जैसे पहला था ओडीएफ प्लस। ओडीएफ जो था वो यहाँ पे था, मतलब अगर किसी विलेज को ओडीएफ सर्टिफिकेट मिला है मतलब उसने फेज 1 अचीव कर लिया है। बट अगर उस विलेज को फिर फेज 2 के अंदर ओडीएफ प्लस प्लस वाटर प्लस जैसे स्टेटस का जो था वो एम था, ठीक है। देन वी हैव सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउस होल्ड। अब कितना सैनिटेशन में फ़र्क आया है 2014 से 22 तक वो देखते हैं। तो देखो 2014 के अंदर रूरल सैनिटेशन कवरेज सिर्फ 39% थी, बट 2019 के अंदर जब पहला फेज जो था वो कंप्लीट हुआ तो 100% रीच था ऑफ ऑल द विलेजेस टू द ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है। ये जो कैंपेन था ये क्रिएट किया, इस कैंपेन के अंदर 100 मिलियन इंडिविजुअल्स के घर पे टॉयलेट बनाया गया था रूरल एरिया के अंदर, और ये इंश्योर किया गया कि सारे हाउस होल्ड के पास जो है वो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर द टॉयलेट एंड वॉशरूम वगैरह, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द रूरल विजिट फ्रॉम ओडीएफ टू ओडीएफ प्लस मॉडल। अब देखो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो सेकेंड फेज था उसके अंदर ओडीएफ प्लस प्लस और वाटर प्लस वाली चीज़ थी। अब ये ओडीएफ प्लस मॉडल क्या था वो समझो। तो ये सेकेंड फेज के अंदर था, रूरल कंपोनेंट मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन, फोकस ऑन सस्टेनिंग द ओडीएफ अचीवमेंट एंड ट्रांजिशन टू ओडीएफ प्लस। अब ओपन डेफिकेशन फ्री, हमारा पहला जो फेज था उसमें ओपन डेफिकेशन फ्री मैंने आपको बता दिया वो एम था, लेकिन ओडीएफ प्लस मॉडल जो था उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड करी गई थी। मतलब एक तो ओडीएफ स्टेटस जो था उसको बरकरार रखना है, इसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी अचीव करना है, और विजुअल क्लीनिंग का मतलब कि अगर आप गांव में घूमने कोई जा रहा है तो उसे दिखे कि भाई सफाई है, आपको विजुअली सफाई दिख रही है, दैट इज ओडीएफ प्लस मॉडल के अंदर ये सारे इंडिकेटर्स थे, ठीक है। तो ओडीएफ प्लस इनिशिएटिव डिफाइन 3 प्रोग्रेसिव स्टेज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन। 3 स्टेजेस थी। पहली स्टेजेस थी ओडीएफ प्लस इंस्पायरिंग। यहाँ पे क्या था कि ओडीएफ के स्टेटस को बरकरार रखना था, उसके अलावा या तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये हो, इसके साथ या तो ये हो या फिर ये हो, ठीक है। फिर आता है ओडीएफ प्लस राइजिंग। इसमें क्या था कि ओडीएफ के स्टेटस को रखना है, उसके अलावा दोनों होने चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी, ओके। देन ओडीएफ प्लस मॉडल, इसमें क्या था कि ओडीएफ का स्टेटस हो, दोनों होने चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी, इसके अलावा विजुअल क्लीननेस भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मैसेज वगैरह सब कुछ जा रहे, ठीक है। देन
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर ओडीएफ प्लस। देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो था प्लेस लेवल पे एक अरेंजमेंट था जहाँ पे सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड फ्री सेफ डिस्पोजल होगा सॉलिड वेस्ट का। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या था कि अरेंजमेंट था सेफ मैनेजमेंट ऑफ द ग्रे वाटर। जो ग्रे वाटर होता है ना, मतलब जैसे किचन का या बाथिंग का जो पानी आता है जो क्लीन नहीं होता बट इतना गंदा भी नहीं होता, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, लाइक सोक पेट या मैजिक पेट क्रिएट करके या कम्युनिटी ड्रेनेज वगैरह क्रिएट करके, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक अर्बन फेसेस, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, फेज सेकेंड। देखो अब यहाँ पे क्या था, जो अर्बन कंपोनेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे इनका एम था कि ODF प्लस प्लस, वाटर प्लस और गार्बेज फ्री सिटी का एम था, ठीक है। अब देखते हैं सस्टेनेबल सैनिटेशन, ODF प्लस प्लस एंड वाटर प्लस, ये क्या था, मतलब अगर किसी को ODF प्लस प्लस का स्टेटस मिल रहा है मतलब उसके पास उसने क्या क्या अचीव कर लिया, वो डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ODF प्लस हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी पर्सन जो है ओपन डिफिकेशन में नहीं दिखना चाहिए, और कम्युनिटी, इसके साथ साथ जो कम्युनिटी टॉयलेट हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे होने चाहिए और वेल मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फोकस किया गया टॉयलेट की फंक्शनैलिटी और मेंटेनेंस के ऊपर, ठीक है। देन ODF प्लस प्लस के अंदर क्या था कि ODF प्लस की तो सारी कंडीशन होनी चाहिए, इसके अलावा सेफ मैनेजमेंट ऑफ द स्लेज फेसिल स्टेपेज एंड सीवेज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे किया गया था कि जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए ऑफ द वेस्ट, ठीक है। देन वाटर प्लस क्या था, इसके अंदर क्या था कि ODF प्लस प्लस की सारी कंडीशन मीट हो, उसके अलावा सिटी के अंदर कहीं भी वेस्ट वाटर अनट्रीटेडली ओपन एनवायरनमेंट में या वाटर बॉडी में रिलीज ना हो। यहाँ पे फोकस किया था कंप्लीट वेस्ट वाटर एंड ग्रे वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज पे, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोग्रेस क्या रही वो हम देख लेते हैं। तो सॉलिड वेस्ट साइंटिफिकली प्रोसेस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 18% टू 80%, इतना ज़्यादा डिफरेंस आया, ठीक है। और की एक्टिविटीज़ में क्या थी, मतलब ये जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है इसमें की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले है कि सोर्स सेग्रीगेशन, मतलब जहाँ से वेस्ट हम उठा रहे हैं वहीं पे हम उसे सेग्रीगेट कर ले इन अ वेट, ड्राई और डोमेस्टिक हजार्डियस कैटेगरी में, ठीक है। फिर साइंटिफिक प्रोसेसिंग, अब एक बार हमने वेस्ट को जो है सेग्रीगेट कर लिया, उसके बाद हम इसे साइंटिफिकली प्रोसेस करें, या तो वेस्ट टू कंपोस्ट में, या फिर वेस्ट टू एनर्जी में, या मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी फ्रॉम ड्राई वेस्ट रिसाइकलिंग। उसके बाद डंप साइट रिमेडिएशन, इसमें क्या था कि जो हमारी ओल्ड डंप साइट है उनको साइंटिफिकली कैपिंग और बायो माइनिंग लेगेसी वेस्ट की हेल्प से उन्हें ग्रीन जोन में कन्वर्ट करना, ये इसका एम था। वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गार्बेज फ्री सिटीज स्टार रेटिंग। तो गार्बेज फ्री सिटीज स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है जो एंटायर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चेन को इवल्यूट करता है। अब इसके अंदर ना कई सारी रेटिंग है। पहला फर्स्ट रेटिंग 1 स्टार रेटिंग आपको कैसे मिलेगी, अगर बेसिक क्लीननेस होगी, 100% डोर टू डोर कलेक्शन, पार्शियल सोर्स एग्रीगेशन और वेस्ट प्रोसेसिंग होगी, मतलब वैलिड ODF सर्टिफिकेट आपको इसमें मिल जाएगा। देन उसके बाद 3 स्टार का मतलब क्या है कि हायर परसेंटेज ऑफ सेग्रीगेशन होगा, वेस्ट प्रोसेसिंग एंड विजुअल क्लीनिंग होगी, तो यहाँ पे आपको वैलिड ODF प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। देन 5 रेटिंग का मतलब है कि नियरली कंप्लीट 80% प्लस कंप्लाइंस विद सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड रेमिडिएशन विद रॉबस्ट सिटीजन ग्रीवेंस सिस्टम, उस केस में आपको वैलिड ODF प्लस प्लस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देन 7 स्टार में मॉडल सिटी कही जाती है, मतलब हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन आपने अचीव कर लिया है, 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग है, कोई डंप साइट आपकी सिटी में नहीं है, सब कुछ क्लीन हो गया है, ग्रीननेस है, और आप सर्कुलर इकोनॉमी मतलब रिड्यूस रीयूज रिसाइकल वाले प्रिंसिपल पे फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। देन वी हैव द थर्ड यूनिट दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड चैलेंजेस। देखो अब ये जो पूरा हमारा स्वच्छ भारत अभियान था इसमें कई सारे जो पॉजिटिव चेंजेस भी आए होंगे, चैलेंजेस भी आए होंगे, तो उस चीज़ को समझते हैं। तो पहले एटीट्यूड एंड परसेप्शन, उसके अंदर हमारा पॉजिटिव चेंजेस क्या है। सबसे पहले तो मास अवेयरनेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से जो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने अपनाया और उनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, ठीक है। स्टडी इंडिकेट की हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस जनरेट की गई विद द हेल्प ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, और लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड आया इस मिशन पॉलिसी को लेकर। देन इंक्रीज डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैज सिग्निफिकेंटली एलिवेट द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर द बेनिफिशियरी, मतलब जिनके यहाँ वॉशरूम्स वगैरह बनाए गए, टॉयलेट बनाए गए,
उनके अंदर बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट आई, डिग्निटी आई, स्पेशली वुमेन्स के लिए। देन हाई टॉयलेट यूजेज, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस मिलने के बाद ये स्टडी ने बताया कि लोग रेगुलरली टॉयलेट्स को यूज़ कर रहे थे और 90% ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल्स जो थे हाउस होल्ड के अंदर वो टॉयलेट की फैसिलिटी को यूज़ कर रहे थे और सैनिटेशन प्रैक्टिस को प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। देन चैलेंजेस, अब चैलेंजेस क्या थे, तो सबसे पहला है ओपन डेफिकेशन एज अ कल्चर नॉर्म। देखो लोगों ने क्या किया था कि ओपन डेफिकेशन को अपने ना ट्रेडिशनल बिहेवियर से जोड़ लिया था और इसकी वजह से वो हेल्थ प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे थे। कई बार तो उसको रिलीजियसली भी लोग एक्सेप्ट करने लगे थे और शिफ्ट ही नहीं कर रहे थे। मतलब दे थिंक कि ओपन डेफिकेशन हमारे कल्चर से रिलेट है तो हम इसे नहीं बदल सकते, ये हमारी परंपराओं के खिलाफ हो जाएगा, ऐसा सब। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर, अब देखो एक बार लोगों के बिहेवियर के अंदर अगर वो चीज़ बैठ जाती है तो उसको चेंज करना ना बहुत ही ज़रूरी है। लोग क्या थे इसके हैबिचुअल हो गए थे ओपन डेफिकेशन के, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग था। एक बार गाँव को स्टेटस मिल जाता था ओपन डेफिकेशन फ्री का, तो उसके बाद लोग फिर से अपनी पहली वाली चीज़ पे शिफ्ट हो जाते थे। उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है। सोशल स्टिग्मा एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सफाई कर्मचारी को लेके लोगों के मन में ना बहुत ज़्यादा ऐसे स्टिग्मा था, सोशल स्टिग्मा, कि वो उसकी ना वैल्यू भी नहीं करते थे, ठीक है। और इसी वजह से ट्रू क्लीननेस अचीव नहीं हो रही थी, तो ये एक प्रॉब्लम थी। देन ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इशू, अब कुछ ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इशू भी थे। ऑपरेशनल इशू में देखो क्या इशू थे। सबसे पहले इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो स्टेटस था ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन तो कर दिया कि टारगेट मीट हो जाए, तो बहुत सारी जो वॉशरूम्स थे वो तो बना दिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए। इसकी वजह से जो फ्लड प्रॉन डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे जब फ्लड आती थी तो उस टाइम पे टॉयलेट जो थे वो अनयूजेबल हो जाते थे। देन लैक ऑफ वाटर सप्लाई, अब तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया लेकिन अगर वाटर सप्लाई ही नहीं होगी तो हाउस होल्ड किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे, तो प्रॉपर टॉयलेट यूज़ नहीं हो पा रहे थे उस टाइम पे। देन सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेज, स्वच्छ भारत अभियान का जो फेज 1 था उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर दो एम थे, एक तो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन और दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो सारा पैसा जो था वो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया ही नहीं, ठीक है। देन फिजल स्लेज मैनेजमेंट, मतलब लैक ऑफ डिफ्लेजिंग इक्विपमेंट, मतलब प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे, ना तो डेडिकेटेड ट्रीटमेंट फैसिलिटी थी, स्किल्ड सर्विसेज भी नहीं थी पीटी या टैंक्स को एम्पटी करने के लिए, जिसकी वजह से रूरल एरियाज में लोग फिर से अपनी जो पहली वाली प्रैक्टिस थी उस पर ही शिफ्ट कर रहे थे। मतलब एक बार ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस मिल गया लेकिन बाद में क्या हुआ कि सर्विसेज नहीं मिली तो वो फिर से पहली वाली चीज़ पे शिफ्ट कर गए। देन फाइनेंशियल इशू में क्या था, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। स्वच्छ भारत अभियान के फेज 2 में जो फंड आ रहा था वो बहुत ही डेडिकेटेड था, कम था, इसकी वजह से प्रॉपर जो था कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। देन मेंटेनेंस फंड, अब एक बार चीज़ें हो गई उसके बाद मेंटेनेंस बहुत बड़ी चैलेंज था, क्योंकि मेंटेनेंस फंड बहुत ही कम था, लिमिटेड था या फिर आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए मेंटेनेंस हो ही नहीं पा रही थी चीज़ों की, बस एक बार बन गया मेंटेन नहीं हो पा रहा है। देन सब्सिडी ड्रिवन अप्रोच, ये जो था मिशन इसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि सब्सिडी ड्रिवन अप्रोच था। मतलब अगर आप टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाओगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। अब इस चक्कर में लोगों ने टॉयलेट तो बनवा लिए लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने यूज़ ही नहीं किया इतना, ना ही उसको मेंटेन किया, तो ये भी एक इशू था। देन मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, देखो मॉनिटरिंग और सुपरविजन बहुत ही जरूरी था फॉर इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एसेट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिहेवियर चेंज। इंपॉर्टेंस क्या थी, सस्टेनिंग ओडीएफ स्टेटस, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को सस्टेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग बहुत ही जरूरी था, ठीक है। क्वालिटी अश्योरेंस मतलब एक बार हमने सैनिटेशन एसेट बनवा भी दी तो वो प्रॉपर चल रही है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर दिक्कत आएगी तो लोग तो फिर से वापस वाली चीज़ पे, पहली वाली चीज़ पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो क्वालिटी अश्योरेंस के लिए भी मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग इंपॉर्टेंट है। देन ट्रैकिंग स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 आउटकम, फेज 2 के आउटकम को देखने के लिए कि क्या कलेक्टिव आउटकम क्या हो रहे हैं, लाइक विजुअल क्लीननेस हो रही है नहीं, सॉलिड लिक्विड वेस्ट अरेंजमेंट है या नहीं, इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए भी मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन बहुत ही ज़रूरी था। देन चैलेंजेस एंड मैकेनिज्म, अब चैलेंजेस और मैकेनिज्म क्या थे मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग के। सबसे पहले फोकस ऑन इनपुट ओवर आउटकम, देखो इस फेज 1 को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन टारगेट था कि सारा पैसा लगा के बस चीज़ें बनवा दो, ठीक है, उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर नहीं किया गया, जिसकी वजह से ओपन डेफिकेशन इटसेल्फ एलिमिनेट हो गई। मतलब एक बार वॉशरूम तो बन गए, ठीक है, स्टेटस मिल गया, फिर बाद में क्या हुआ कि इतना ध्यान नहीं दिया गया और
सारा पैसा उसी में लगा दिया, मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया, लोग फिर से उसी चीज़ पे शिफ्ट हो गए। देन डिवर्जेंस इन अ डेटा, मतलब जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का डेटा है और अगर कोई इंडिपेंडेंट स्टडी करता है तो उन डेटा में बहुत ज़्यादा फर्क है। इस चीज़ से क्या हाईलाइट होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है डेटा कलेक्शन में। देन मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग स्ट्रक्चर, जो मिशन था वो मॉनिटर किया गया थ्रू द मल्टी टायर्ड स्ट्रक्चर के थ्रू एट ए नेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इसकी वजह से रेगुलर रिपोर्ट जो थी वो सबमिट करनी पड़ती थी। इससे प्रॉपर जो रिपोर्ट था वो सबमिशन नहीं होता था, मतलब लोग ना अपने हिसाब से चाहे ना भी हो तो भी अपना दे देते कि हाँ हमारा गांव जो है वो फेज़ 1 कंप्लीट कर चुका है, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। बाद में जब फेज़ 2 आया तब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करी इस चीज़ को देखने के लिए कि चीज़ें हो भी रही हैं, बस रिपोर्ट में लिख दी है। देन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन बैडरॉक थी फॉर द स्वच्छ भारत मिशन। इसका एम ही था कि इस मिशन को जन आंदोलन में कन्वर्ट करना है, मतलब पीपल मूवमेंट, सारे लोग इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो। तो रोल एंड स्ट्रैटेजी क्या थी? सबसे पहले बिहेवियरल चेंज इन कम्युनिटी। इट इज़ अ कोर स्ट्रेटेजी कि हम जो है इंटरपर्सनल और मास मीडिया कैंपेन इसको बनाएं ताकि लोग अपनी खुद की इच्छा से उनके बिहेवियर में चेंज आए और वो अपनी खुद की इच्छा से वॉशरूम यूज़ करें, किसी प्रेशर में ना यूज़ करें। देन स्वच्छग्रही मैंने बताया कि स्वच्छग्रही कौन थे, तो उनकी हेल्प से बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश की गई थी। देन लोकल ऑनरशिप एंड पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम प्लानिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन अ प्राइड वॉक पोस्ट ओडीएफ डिक्लेरेशन इज क्रूशल फॉर फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ ऑनरशिप। मतलब एक बार आपके गांव को, आपके शहर को अगर स्टेटस मिल गया है ओडीएफ का, ठीक है, तो उसके बाद ना एक प्राइड वॉक कराई जाती थी आफ्टर द ओडीएफ स्टेटस, ताकि लोगों को लगे कि भाई हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, सस्टेन रखें। ठीक है। देन इन्वॉल्विंग अ लोकल बॉडीज, ये जो स्ट्रैटेजी थी वो हैविली रिलाई करती थी मोटिवेट करने के लिए लोकल बॉडीज़ को, लाइक ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज़ की हेल्प से ये सैनिटेशन प्रैक्टिस को सस्टेन रखने का इनका एम था। अब व्हाट आर द चैलेंजेस, इसके चैलेंजेस क्या थे? तो सबसे पहला चैलेंज था इनएडिकेट ग्रास रूट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इनिशियल एलोकेशन था ना फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन वो 1% से भी कम था और लोग ना यहाँ मास मीडिया पे फोकस कर रहे थे इंस्टेड ऑफ ग्रास रूट अवेयरनेस जनरेशन। देन सस्टेनिंग अ मूवमेंट, देखो इनिशियली तो लोग बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, बट उनकी डेली हैबिट में इस चीज़ को लाना बहुत ही मुश्किल था। देन एड्रेसिंग अ रिक्लेंटेंसी, मतलब देखो चैलेंज ऑफ रीचिंग एंड चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ ग्रुप जो बहुत ज़्यादा स्टिक है कि वो ओपन डेफिकेशन को अपने कल्चर से जोड़ चुके हैं, अपने रिलीजियस से जोड़ चुके हैं, उन लोगों को ये चीज़ समझाना कि गलत है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं थे और उनके बिहेवियर में चेंज लाना बहुत ही मुश्किल था। तो इसी के साथ आपका ये पूरा होता है कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाइप भी करो वीडियो को, ठीक है, वीडियो को हाइप भी करो। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, ये पूरे आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमारे गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को जो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।